नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, आपकी खबर आपका फायदा। आज बात कोरोना से लड़ाई में एक ऐसी चिंता की जिस चिंता ने सबको कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है, सरकारी तंत्र से लेकर आम लोगों को भी। और ये चिंता आ रही है मुंबई और अहमदाबाद से। ये दोनों शहरें बड़े शहर हैं, इकॉनमी के बड़े ड्राइवर्स हैं, लेकिन इन दोनों शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी है। एक तरफ हम पूरे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ तमाम तैयारियां, तमाम दावे मुंबई और अहमदाबाद में आकर हमें या तो धता बता रहे हैं या दम तोड़ दे रहे हैं। एक तरह से यहां पर स्थिति बेकाबू जैसी होती जा रही है। अगर वक्त रहते यहां पर कंट्रोल नहीं किया गया तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है, विस्फोटक भी हो सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई और अहमदाबाद में जो आंकड़े आ रहे हैं, अकेले मुंबई में 11,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इसी तरह से अहमदाबाद में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे गुजरात में 75 से 80% मामले अकेले अहमदाबाद में हैं। और सिर्फ मामले ही नहीं हैं, बल्कि मरने वालों की संख्या भी इन दोनों शहरों में अपने अपने राज्यों में सबसे ज्यादा है। तो क्या हमें मुंबई और अहमदाबाद के लिए अलग तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी, अलग तरह से फोकस करना पड़ेगा, तैयारियों को हमें एक नए लेवल पर ले जाना होगा। क्या कुछ करना होगा ताकि मुंबई और अहमदाबाद, जहां पर कोरोना एक तरह से कुंडली मारकर बैठ गया है, वहां पर हालात सुधरें। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा, समझेंगे इस पूरे मुद्दे को और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। एक तरफ देश कोरोना के सफाई के लिए जी जान से जुटा हुआ है, इलाकों में कुंडली मार कर बैठ गया है। ये इलाके हैं मुंबई और अहमदाबाद। सिर्फ इन दो शहरों के आंकड़ों से सरकारों की कोशिशों को धक्का लग रहा है। देश में 57,000 के करीब कोरोना संक्रमण के मामले हैं, जिसमें से करीब आधे मामले सिर्फ 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात से हैं। बाकी आधे पूरे देश से हैं। और इन दोनों राज्यों में जितने मामले हैं, उनमें 65% हिस्सेदारी सिर्फ मुंबई और अहमदाबाद की है। सबसे पहले बात मुंबई की करते हैं। मुंबई इकलौता शहर है जहां मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में जितने कोरोना केस हैं, उनमें मुंबई की हिस्सेदारी 19% से ज्यादा है, जबकि महाराष्ट्र में जितने केस हैं, उनमें मुंबई का हिस्सा 64% है। हालात आगे कैसे रहेंगे, इस पर बीएमसी का अनुमान है कि मई के अंत तक महाराष्ट्र में 75,000 कोरोना के केस होंगे। ऐसे में जिस तरह से संक्रमण की फास्ट लोकल दौड़ रही है, कोरोना को समेटने की पूरी योजना ही डिरेल हो सकती है। आईसीएमआर के डेटा के मुताबिक मुंबई में संक्रमण फैलने की दर करीब 16% है, जबकि देश का औसत सिर्फ 4.3% है। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि वो 8 से 10,000 सैंपल्स की रोजाना टेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें मुंबई अकेले ही देश का रन रेट कैसे खराब कर रहा है, इस पर आईसीएमआर के आंकड़ों पर नजर डालिए। मई के शुरुआती 5 दिनों का ग्राफ बता रहा है कि मुंबई में टेस्टिंग के साथ साथ मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो बीएमसी की भविष्यवाणी सच होने में वक्त नहीं लगेगा। अब बात गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद की करते हैं। हिट लिस्ट में नंबर 2 अहमदाबाद ने कोरोना पर अपने राज्य का बही खाता खराब कर रखा है। लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में मौजूद 3/4 केस अहमदाबाद से हैं। अहमदाबाद में संक्रमितों की ग्रोथ रेट भी 5% से ज्यादा है। मौतों के मामले में अहमदाबाद गुजरात में नंबर 1 है। यहाँ मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 6.1% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से करीब 2 गुनी है। यानी अगर कोरोना संकट भारत को जीतना है तो देश के 2 सबसे मजबूत शहर कैसे कोरोना की लड़ाई में सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं, इसकी तह में जाना होगा।
खास तौर पर मुंबई के लिए एक नए कंटिजेंसी प्लान पर काम करना होगा। दोनों राज्यों को अपना पूरा फोकस इन दो शहरों पर जमाना होगा, क्योंकि देश की इकोनॉमी पटरी पर लौटे, इसके लिए इन दोनों शहरों को जागना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, और मुंबई और अहमदाबाद ये दो फिलहाल शहर जो हैं वो चिंताएं बढ़ा रहे हैं। वैसे दिल्ली में भी हालात ठीक नहीं है, इसी तरह से इंदौर भी है, लेकिन अब क्योंकि पूरा का पूरा फोकस एक तरह से लग रहा है कि सरकार भी चाहती है कि अब शिफ्ट किया जाए मुंबई, अहमदाबाद और बाकी जो 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 सुपर हॉटस्पॉट इलाके हैं, उसमें दिल्ली भी है, उसमें इंदौर भी आता है। अभी ये खबर है कि केंद्र सरकार की ओर से जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं लव अग्रवाल साहब, उनकी अध्यक्षता में मुंबई के लिए एक टीम का गठन किया गया है। 8 सदस्यीय ये टीम है और ये टीम ये पता करेगी कि मुंबई में आखिर गड़बड़ कहां हो रही है। वैसे इससे पहले भी केंद्रीय टीम आई थी, धारावी में आई थी, अपना वो मुआयना करके चली गई, लेकिन अब तक ये समझ में नहीं आया कि मुंबई में एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां आ रही है। तो अब केंद्रीय टीम गठित कर दी गई है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अब आने वाले दिनों में मुंबई में मामले, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ करने की जरूरत है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का खास पैनल है। फटाफट से इंट्रोडक्शन करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम भानुशाली साहब, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रुति टंडन, जो कि कंसल्टेंट हैं जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की। गुड इवनिंग डॉक्टर श्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील पी मेहता, फिजिशियन हैं HCG स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद के। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ करुण श्रीवास्तव भी होंगे, जो कि पूर्व कमिश्नर हैं BMC के। मैं सभी मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि छोटे छोटे जवाब अगर संक्षेप में दें तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम आपसे पूछ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बातें हो पाएंगी। शुरुआत में डॉक्टर भानुशाली आपसे करना चाहूँगा। सबके जहन में सर एक ही सवाल है, मुंबई में कहाँ गड़बड़ हो रही है सर? जी, मुंबई में गड़बड़ नहीं हो रही है। मुंबई का अगर आप देखा जाए तो ये सबसे घनी आबादी वाली जगह है। यहाँ सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां है, स्लम एरिया बहुत ज्यादा है। आपने धारावी में देखा होगा तो बहुत ही स्पीडली इतने सारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही घनी आबादी का एरिया है। एक कमरे के अंदर 10-10 लोग रहते हैं, जिनको कंट्रोल कर पाना या जिनको बाहर भी निकालो या कमरे में रखो, फिजिकल डिस्टेंसिंग करना बहुत मुश्किल काम हो रहा है। दूसरी अगर चीज आप नोट की होगी तो वो ये है कि मुंबई एक ऐसा शहर है पूरे हिंदुस्तान में जहां पे अब तक मैक्सिमम टेस्ट हुए हैं। अब तक मुंबई के अंदर 1 लाख के ऊपर टेस्ट हो चुके हैं और पूरे महाराष्ट्र के अंदर 2 लाख के ऊपर टेस्ट हो चुके हैं। सेकंड नंबर अगर कोई स्टेट आता है तो वो राजस्थान और फिर दिल्ली का आता है। सबसे ज्यादा मात्रा में टेस्ट मुंबई के अंदर हुए हैं। अगर हमें देखना है तो इसको अलग संक्षेप में देखना पड़ेगा। मुंबई में टेस्ट ज्यादा हुए, लगभग 1 लाख के लगभग टेस्ट हुए हैं। हमको ये बात भी गौर करनी चाहिए कि यहाँ पे 90,000 के लगभग टेस्ट नेगेटिव आए हैं रिपोर्ट। ये हमको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट उस चीज का देखना चाहिए। 10,000 के लगभग पॉजिटिव आए, बट उसके अंदर काफी सारे पेशेंट, अधिकतर मात्रा में एसिम्प्टोमेटिक काफी ज्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि टेस्ट काफी मात्रा में हो रहा है। घनी आबादी वाली जगह है, कंडेंस एरिया है, उसकी वजह से थोड़ा केसेस ज्यादा हो रहे हैं। बट सिचुएशन इतनी ज्यादा घबराने की या पैनिकी होने की नहीं है। टेस्ट ज्यादा मात्रा में तो डेफिनेटली रिजल्ट भी ज्यादा आएंगे। ठीक है डॉक्टर श्रुति, मैं आपका टेक भी उसमें लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी स्टडी सामने नहीं है। कहा तो ये बार बार जा रहा है, चाहे वो वर्ली का झुग्गी वाला इलाका हो, वहां से जब शुरुआत हुई चिंताएं बढ़ी, फिर सबकी चिंताएं धारावी में शिफ्ट हो गई, लेकिन जो पॉश इलाके हैं, जो तमाम वार्ड्स हैं, जो पॉश इलाके हैं, वहां से भी केसेस आ रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं है हमारे सामने जिसके बलबूते हम ये डिफरेंशिएट कर सकें कि स्लम वाले इलाके से ज्यादा केस आ रहे हैं और जो दूसरे इलाके हैं मुंबई में, जो पॉश इलाके हैं, खुले हवादार इलाके हैं, वहां से कम आ रहे हों। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है और आपका नजरिया क्या कहता है मुंबई को लेके? देखिए, मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है डॉक्टर भंसाली से। मुझे एक्चुअली लग रहा है कि बॉम्बे में केसेस डेफिनेटली ज्यादा हैं और बॉम्बे में मोर्टेलिटी भी ज्यादा है। मैं एक ICU एक्सपर्ट हूँ और हम पिछले 7 हफ्तों से कोरोना वायरस के पेशेंट्स ICU में ट्रीट कर रहे हैं जसलोक हॉस्पिटल में। और हम लास्ट 2 हफ्तों में हमने ऐसी सर्ज देखी है क्रिटिकल पेशेंट्स की। और इसका कारण ये है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सिर्फ स्लम्स की वजह से नहीं है। हमारा हॉस्पिटल साउथ बॉम्बे में है और मैं जब अपने घर के बाहर निकलती हूँ,
अपने घर से 10 लोग पैदल जाती हूँ, मैं उस समय भी देखती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रहा है। लोग सड़क पे खड़े होके स्मोक कर रहे हैं, कुछ लोग कुत्ते वॉक कराने के लिए शाम को लेके जा रहे हैं। लोगों को लॉकडाउन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। और ये कोई स्पेसिफिक इकोनॉमिक स्ट्रैटा की बात नहीं है कि वो जो गरीब हैं तो वो घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि खाना नहीं मिल रहा है, या कोई स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं है कि क्योंकि कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए कोई निकला है। बट अक्रॉस द सोसाइटी जो अमीर लोग भी हैं अपने घर में सोशल पार्टिंग कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव अ स्प्रेड ऑफ केसेस। इनफैक्ट इसकी वजह से जो केसेस, और दूसरी सबसे जरूरी बात यह कि हमारे पास आईसीयू बेड्स की शॉर्टेज भी हो रही है। पिछले 10 दिन में हम डेली काफी पेशेंट्स को रिफ्यूज करते हैं क्योंकि हमारा आईसीयू फुल है, और हम जानते हैं जब ये पेशेंट्स को हम रिफ्यूज कर रहे हैं, हम उनके लिए एक तरह का डेथ वारंट साइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको अच्छे आईसीयू में जगह नहीं मिली तो ना ही तो वो मरेंगे, बट उनके आसपास जितने लोग होंगे उन्हें भी इन्फेक्शन बढ़ेगा क्योंकि एरोसोलाइजेशन बढ़ेगा। सो दिस इज अ मैटर ऑफ इमरजेंसी एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू डू समथिंग टू इम्प्रूव द लॉकडाउन एंड टू इम्प्रूव द सर्विसेज। जो ओवरऑल मेडिकल सर्विसेज है, टिपिकली आईसीयू सर्विसेज इम्प्रूव करने के लिए, ताकि ये पेशेंट्स को आईसीयू में कंटेन किया जाए और वहां उनका इलाज हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने श्रुति मैम कही है, एंड आई सैल्यूट यू जिस साफगोई से आपने आईसीयू की हालत बताई है मुंबई में। आप एक डॉक्टर होने के नाते, आईसीयू स्पेशलिस्ट होने के नाते ये कह रही हैं कि स्थिति ये है कि आप लोगों को रिफ्यूज करना पड़ रहा है न चाहते हुए भी। सिचुएशन कितनी ग्रिम है। मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा गुडी इमेज न बनाते हुए सिचुएशन को ग्राउंड लेवल पर समझें। ये बहुत ज़रूरी है सरकारों के लिए कि वो मुंबई और अहमदाबाद जैसे इलाकों की ग्राउंड रियलिटी को समझें, तभी आप इस पर काम कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप भागेंगे सिचुएशन से, फायदा किसी का नहीं होने वाला है। डॉक्टर सुनील पी मेहता मेरे साथ हैं, अहमदाबाद की स्थिति जान लेते हैं। सर, अहमदाबाद में तो वहाँ के जो कमिश्नर हैं उन्होंने कुछ दिन पहले जो आंकड़े दिए, उनके हिसाब से अगर डबलिंग स्पीड इसी तरह की चलती रही तो फिर लाखों मरीज जो है 30-31 मई तक हमारे सामने होंगे। ये खुद वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर कह रहे हैं। क्या वहाँ पर क्यों ऐसी सिचुएशन हो रही है? अहमदाबाद में तो हमने देखा, मैं खुद वहाँ पर आया हूँ, वहाँ पर कोई ऐसे कंजेशन वाले इलाके भी नहीं है, खुली हवा, आबो हवा में लोग रहते हैं, संभ्रांत लोग रहते हैं। क्या सिचुएशन खराब होने का कारण आप मानते हैं सर? नहीं, ये बात सच है। ये वी आर नॉट डिफरेंट देन बॉम्बे, बट सी वी आर थिकली पॉपुलेटेड। 80 लाख 80 लाख लोग यहाँ रह रहे हैं, और देयर इज कंजेशन इन सम एरिया, नॉट एवरीवेयर, बट सब जगह पे कंजेशन नहीं है। मगर सी वी आर मिसिंग समथिंग। हम कुछ मिस कर रहे हैं कोरोना वायरस में। पीपल आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट के सोशल डिस्टेंसिंग, mask, PPE, everything is being provided, everything is being taken care of very nicely. Central government, state government, municipality, everybody is doing their level best. Still, the counts are increasing, but they are bound to happen. वो होना ही था, because the more and more people are being investigated. जितना ज़्यादा investigate कर रहे हैं हम, इतने ज़्यादा केस हमारे जहन में आ रहे हैं कि ये भी है, ये एरिया भी है, वो एरिया भी इन्वॉल्व है। बट ज़्यादातर 80% ऑफ द पीपल आर एसिम्प्टोमेटिक, बट नॉट दैट एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड नहीं कर सकते, वो लोग स्प्रेड भी कर सकते हैं। सो इट्स ये सबके लिए नई चीज़ है। इट इज़ एवरीबडी इज स्केप्टिकल। कोई साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, सब लोग स्केप्टिकल है कि ये क्या हो रहा है। तो इसके लिए ग्लोबल एफर्ट की ज़रूरत है। इसलिए जो हम कर रहे हैं वो सही है, मगर इट विल टेक सम टाइम। कुछ टाइम लगेगा अपने को इम्प्रूव होने में। आई डोंट ब्लेम एनीबडी फॉर दिस हैड टू हैपन। ये होना ही था। ऑलराइट, मैं फटाफट से जरा करुण श्रीवास्तव जी के पास भी चलना चाहूंगा, जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व कमिश्नर हैं। करुण जी, बीएमसी का इन्वॉल्वमेंट क्या आप देखते हैं जिस तरीके से बीएमसी एक्टिव है? क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर अगर सिचुएशन आपको चेंज करनी है तो वो बीएमसी को करनी है। हमने देखा बहुत अच्छा काम बीएमसी ने किया भी है, लेकिन शिकायतें भी अभी काफ़ी हैं। आप इसके पीछे मैन पावर शॉर्टेज, कोऑर्डिनेशन, बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन बीएमसी क्या अपनी पूरी भूमिका निभा पा रहा है मुंबई में? मैं समझता हूँ कि बीएमसी
अपनी भूमिका जितनी अच्छी तरह से निभा पा रहा है गिवन द सर्कमस्टेंसेस, वो उसकी तारीफ करनी चाहिए। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो मोबिलाइज किए गए हैं और इस पूरे जो आपत्ति है, विपत्ति है, इससे लड़ने की तैयारी दिखाई जा रही है। अभी आपको खुद ही मालूम है कि रेस कोर्स, महालक्ष्मी और इसके अलावा 3-4 जगहों पे बड़े बड़े आइसोलेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जो अभी तक नहीं थे। और इसका कारण, मुंबई में फैलने का कारण ये है कि यहाँ पे घनी आबादी तो है ही है, इसके सिवाय जो शुरू में लोग आए यहाँ पर, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो नहीं सकती है इतनी मुस्तैदी से जितनी होनी चाहिए। वो कहाँ गए, किसको मिले, अब उनकी वजह से जो फैल रहा है, इसका भी ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि इसकी मुस्तैदी आना शुरू हुई। हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से आगे बढ़कर मुंबई में तो सर अब बात हो रही है कि अब स्थिति पहुंच चुकी है आईसीयू तक। सर अब तो मुंबई में स्थिति ये है कि अब आईसीयू बेड्स आप बढ़ाइए। सिचुएशन जो आपके हाथ से जितना आपने कंट्रोल किया ठीक है, सब लोगों ने मिलकर कंट्रोल किया, आम लोगों से लेकर कोरोना वॉरियर्स तक, लेकिन अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल जी आईसीयू तक बात आ गई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, सब जगह इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि वहाँ पे जितने भी केसेस आए सबको वहाँ पे ट्रीटमेंट मिल सके आईसीयू में, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की आज स्थिति है उसमें जो भी कदम उठाए जा रहे हैं और वो अच्छे कदम हैं, और जरूरत यही है कि जो एरियाज ज्यादा अफेक्टेड हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करके जो रिसोर्सेज अपने जिन वार्ड्स में ऐसे केसेस इक्के दुक्के हो रहे हैं वहां पर भी ये अपने को सोचना चाहिए कि मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो आपने जो बात कही है उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब हम सॉल्यूशन पर आएंगे, फटाफट से सॉल्यूशंस ले लेते हैं। डॉक्टर गौतम, आपके हिसाब से अब मुंबई के लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें स्ट्रैटेजी में चेंज करना होगा? अगर हाँ तो क्या चेंजेस हों? जी, थोड़ा सा स्ट्रेटजी जो है वो अभी तक ये एक अलग टाइप का बीमारी है जिसमें एवरीडे न्यू चैलेंजेस आ रहा है, नई नई तकलीफें। ये कोई फ्लड नहीं है, ये कोई अर्थक्वेक नहीं है जिसमें हमको मालूम है कि हो गया और अभी रिहेबिलिटेशन में लगना है। ये अलग टाइप की सिचुएशन है जिसमें हमको आईसीयू बेड बढ़ाने पड़ेंगे, क्वारंटाइन सेंटर बढ़ाने पड़ेंगे, आइसोलेशन सेंटर बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए ऑलरेडी बीएमसी तैयार है और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी होने वाले हैं ऐसा लग रहा है हमको। बट इसके अलावा बीएमसी ने जैसे 3000 के लगभग आईसीयू बेड की व्यवस्था की है, उसमें से 46 बेड हमारे पास, हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल में, मैं आपको हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल का आंकड़ा बता देता हूँ। यहाँ अभी तक हमने 100 के ऊपर मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया है जो आए थे, खराब हालत में आए थे। 46 हमने आईसीयू बेड करके रखे हैं। डॉक्टर श्रुति ने जो बताया जैसे कि आईसीयू की थोड़ी शॉर्टेज हो रही है, मैं मानता हूं कि इनिशियली थोड़ी शॉर्टेज थी, लेकिन अभी काफी सारा बेड वगैरह रैंप अप किया है। दूसरा जो मुख्य कारण है जिससे बता रहे हैं केसेस बढ़ रहे थे, लॉकडाउन। मुझे लगता है लॉकडाउन के नियमों का स्ट्रिक्टली पालन होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है या उसमें थोड़ा सा हम लोग विफल हो रहे हैं। बट जहां तक बेड की व्यवस्था है, जहां तक सेंट्रल कमेटी, बाकी कमेटी आई, उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए बीएमसी ऑलरेडी गियर अप है। आईसीयू बेड्स बढ़ रहे हैं, आइसोलेशन सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर बढ़ाने के लिए एनएसआई डोम लिया जहाँ पे आइसोलेशन बढ़ा रहे हैं, अपना बीकेसी का लिया, वानखेड़े स्टेडियम लिया, ऐसे काफी सारी जगह है। प्लस हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल को पूरा कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया, नानावटी को किया, सेफी हॉस्पिटल किया, हर जगह पे हर स्तर पे अलग अलग तरह से तैयारी चल रही है। मुझे बार बार ये लगता बढ़ाने पड़ेंगे, आईसीयू बेड्स बनाने पड़ेंगे, इक्विपमेंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है सर। डॉक्टर श्रुति, यस सर, ऑल राइट। डॉक्टर श्रुति, आपके हिसाब से बेस्ट सॉल्यूशन इस वक्त क्या नजर आ रहा है? देखिए, एक चीज होती है डिजीज की का डबलिंग टाइम, और इस समय हमारा डबलिंग टाइम काफी ज्यादा है। कुछ दिनों में हमारे केसेस जो हैं डबल हो रहे हैं। ये 8 to 10 डेज भी हो सकता है, 1 to 2 डेज तक भी डबलिंग टाइम रहा है न्यूयॉर्क में। हमें अपने आईसीयू बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे। डॉक्टर भंसाली ने जो अंकित किए हॉस्पिटल्स वो ऑलरेडी बीएमसी के लिस्ट में थे, और अभी बीएमसी को और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बेस्ट आईसीयूज, इस कंट्री के बेस्ट आईसीयूज मुंबई में है और मुंबई के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है। हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ जो हम टीम्स बना रहे हैं, जो नए हॉस्पिटल्स बनाने की या क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने की बातें कर रहे हैं, वहां पे आप क्रिटिकल पेशेंट्स नहीं ट्रीट कर सकते। आप
आईसीयू टीम एक तरह का एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है। वो बहुत सालों की ट्रेनिंग के बाद साथ में जुट के काम कर सकता है। उसमें मैं अकेली नहीं हूँ। हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स के अलावा हमारी नर्सेज, हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ एक टीम की तरह वर्क करते हैं। किसी का एक फैमिली में एक जने का काम कम हो जाता है, दूसरा जना उसका काम भर देता है। इस तरह से सिंक्रोनी में काम करके इतना क्रिटिकल पेशेंट ठीक हो सकता है। डॉक्टर बंसाली, आप 46 बेड्स बॉम्बे हॉस्पिटल के कह रहे हैं, लेकिन आपके पास इस समय कितने क्रिटिकल पेशेंट्स हैं? हमारे जसलोक में 8 बेड हैं और वो 8 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। मुझे अगर कोई पेशेंट के लिए कॉल आता है, मैं एक भी पेशेंट शिफ्ट नहीं कर सकती आईसीयू के बाहर, क्योंकि वो वेंटिलेटेड है। इस समय जरूरी होता है कि बीएमसी के पास एक प्लान हो, टोटल नंबर ऑफ बेड्स 4 फेजेस में इंक्रीज करे। अगर आपको प्रोजेक्शन है कि हमको 10,000 केसेस मिलने वाले हैं, तो फर्स्ट फेज में 2500 आइडेंटिफाई करें, नेक्स्ट फेज में 2500, फिर 2500। जैसे 2500 की जगह आपके 2300 बनने लगे, आप इमीडिएटली नेक्स्ट 2,500 को एक्टिवेट करिए। इट हैज टू बी अ फेज वाइज एक्टिवेशन। ये मेरा आइडिया नहीं है, ये लोम्बार्डी में हम अपने कलीग से बात की है और उन्होंने हमको कहा है दिस इज द ओनली प्लान व्हिच वर्क। एंड अनफॉर्चुनेटली मुंबई भी इज लाइक द पॉश लोम्बार्डी ऑफ इटली एंड वी आर सफरिंग द सेम वे। बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो बात बोली है, फेज वाइज आपको आकलन करके, फेज वाइज बेड्स की संख्या, सिचुएशन का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करके आपको बढ़ना होगा। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं जो सरकारों तक, बीएमसी तक, प्रशासन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सुनील सर, आपके हिसाब से सॉल्यूशन, खास तौर से अहमदाबाद के परिप्रेक्ष्य में आपसे जानना चाहूंगा। मैं थोड़ा अपने लर्नेड फ्रेंड से थोड़ा डिफर हो रहा हूँ कि आईसीयू बेड तो चाहिए ही चाहिए, आई एग्री। और उसके पहले पेशेंट आईसीयू तक नहीं पहुंचे, उसका कुछ करना चाहिए अपने को। तो अवेयरनेस जो है पेशेंट्स में वो और पब्लिक में, वो अभी काफी कुछ अवेयरनेस तो आ गई है, मगर इट हैज टू बी इंक्रीज्ड। वो बहुत बढ़ानी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, हाइजीन, proper explanation of the situation and education of the patient, scientific evidence of the treatment and scientific treatment, वो सब बहुत जरूरी है। I tell you कि 80% of the people are asymptomatic। आईसीयू की बात कब आती है? जब वो बाकी के 20% को हम एडमिट करने की बात कर रहे हैं तब। अभी हम पहले से इसको प्रिवेंट करें कि उसको उस लेवल से ही अटका देवे कि इनको आईसीयू में जाने की नौबत ही ना आवे। तो ऑफकोर्स आईसीयू ट्रीटमेंट इज नेसेसरी, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, मगर उसका जरूरत ही कम पड़े, ऐसा कुछ करना चाहिए। उसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा एपिडेमियोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट स्थिति तक ना ही आए, ताकि हॉस्पिटल्स पर दबाव भी ना पड़े। साथ ही साथ आपको लोगों में अवेयरनेस भी फैलानी होगी, लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, रिसर्चेज अपनी जारी रखेंगी ताकि हॉस्पिटल में क्रिटिकल यूनिट तक पहुंचने की आपको नौबत ही ना आए। अच्छा, आपने एक सजेशन दिया सर। करुण श्रीवास्तव साहब, अब मैं आपसे एक प्रशासनिक स्तर का सवाल पूछ रहा हूं। मुंबई में जो स्थिति खराब हो रही है, क्या उसे आपको देखकर लगता है कि मुंबई में लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए और सख्ती करनी चाहिए, या फिर हम धीरे धीरे सब खोलें और जीना सीख लें इस बीमारी के साथ? अब मैं समझता हूं कि अब लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लॉकडाउन का जो पर्पस था वो काफी हद तक पूरा हो चुका है, और बारिंग very critical areas like Dharavi and Worli, etc. Other areas also could be slowly opened up, because this has social, economic and psychological costs which need to be now also factored in. इसको बहुत समय तक बढ़ाने से काफी तरह के अनरेस्ट की भी सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो इसलिए अब धीरे धीरे अपने को ये सोचना पड़ेगा कि आपका सजेशन ये है कि धीरे धीरे वे में लॉकडाउन अब जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए
लॉकडाउन को धीरे धीरे लिफ्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस आपने दिए हैं। सिचुएशन एक्चुअल में ग्राउंड में क्या है, हॉस्पिटल्स में क्या है, इसकी सही तस्वीर आप लोगों ने सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गौतम, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर श्रुति, थैंक यू सो मच फॉर सच इंपॉर्टेंट इनपुट्स। डॉक्टर सुनील, थैंक यू सर, आपने भी वक्त निकाला हमारे लिए। करुण श्रीवास्तव साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ आपको मुंबई, अहमदाबाद, यहां तक कि इंदौर और दिल्ली में काम करना होगा, चाहे इसके लिए आपको एक अलग, बाकी देश से अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़े। ये जो सुपर रेड जोन्स हैं, इनके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बनाने की आवश्यकता है, ताकि जो ओवरऑल टैली है, यहां से नंबर्स कम होंगे तो ओवरऑल टैली में इसका रिफ्लेक्शन बड़ा नजर आएगा। इसलिए इन इलाकों में खास ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं आगे सिचुएशन बेहतर होगी। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दें, नमस्कार।